We are again present with you with a fresh and new lecture, behavior of a dipole. Which dipole? As you know, electric dipole. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात चल रही है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा. जब मैग्नेटिज्म या मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात चलेगी तो मैग्नेटिक डायपोल होगा. सिंपल सी बात है. जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटोस्टैटिक्स है मैग्नेटिक डायपोल. Two poles of equal and opposite strength separated by some distance, they are said to form a dipole. अब डायपोल को कहाँ पे रखेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. क्या बिहेवियर रहेगा, मतलब इसके साथ क्या क्या बीतेगी, क्या होएगा इसके साथ, कोई फोर्स लगेगा, कोई टॉर्क लगेगा, क्या मोशन रहेगी, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी. कम ऑन, दिस इज व्हाट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इक्वी स्पेस्ड लाइन से दिखाते हैं. ये इक्वी स्पेस्ड लाइन ये शो कर रही है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म मींस हैविंग सेम वैल्यू. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 है सपोज करो. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10, यूनिट आपको याद होंगे न्यूटन पर कूलम. 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम, 10 10 10 10 10 हर जगह 10. कहते हैं ना स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आओ, मतलब एक जैसे होके आओ, कांस्टेंट. तो कांस्टेंट है. इसके अंदर हमने किसको रख दिया? इलेक्ट्रिक डायपोल को. डायपोल याद होगा तुम्हें. कम ऑन, डायपोल कैसा होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, माइनस के वो प्लस के वो, लेंथ क्या होती है 2l. इस डायपोल पर रखते ही क्या होगा? अपने आप इधर एक फोर्स आ जाएगा. रखते ही फोर्स आएगा, क्योंकि तुम जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन फोर्स अपॉन चार्ज. फोर्स कम्स आउट टू बी क्यू. तो प्लस क्यू है तो इधर फोर्स आ गया बच्चों F इज इक्वल टू प्लस क्यू. ये नेगेटिव चार्ज है तो इधर आ गया बच्चों F इज इक्वल टू माइनस क्यू. इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन. ये वर्डिंग आपने 11th में सुन रखी है. इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, दे आर सेड टू फॉर्म ए टॉर्क. टॉर्क या कपल आपने सुना है रोटेशनल मोशन के चैप्टर में 11th क्लास में. दे आर सेड टू फॉर्म ए टॉर्क. और टॉर्क कैलकुलेट कैसे करते थे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो एक फोर्स राइट में ले जा रहा है, एक लेफ्ट में. ये क्लॉकवाइज मोशन होगी, दोनों तरफ होता है. क्लॉकवाइज भी टॉर्क होता है, एंटी क्लॉकवाइज भी होता है. याद होगा आपको ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, मैग्नेटिक इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम. तो ये सब आपको ध्यान है कि टॉर्क लग जाता है. टॉर्क का फॉर्मूला भी आपको याद. तो व्हाट विल बी द बिहेवियर? आई एम गोइंग टू रिपीट. Whenever a dipole is placed in uniform electric field, two equal and opposite forces. Come on, what happens? Two equal and opposite forces. कौन कौन से हैं दो फोर्स? प्लस माइनस क्यू. क्यों आया क्यू? Two equal and opposite forces they come into play. They make a torque. टॉर्क या कपल कहीं पे भी लग जाए, वो घूमने लग जाता है. रोटेशनल मोशन आ जाती है तो इसके ऊपर भी रोटेशनल मोशन आ जाएगी. कहीं पे भी टॉर्क लगा दो आप, कोई भी टेबल स्टूल कुछ पर है, इसके ऊपर टॉर्क लगा दो. ऐसे लगाओगे तो क्लॉकवाइज, ऐसे लगाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज. इट विल स्टार्ट मूविंग, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग. अगेन whenever this dipole is placed in uniform electric field, two equal and opposite forces they come into play. They make torque. Under this torque the dipole tends to rotate. रोटेट करना चाहिए. कितना टॉर्क आएगा? वी हैव टू कैलकुलेट. हमें कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करना आपको आता है. टॉर्क कम्स इनटू प्ले. टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक फोर्स राइट में है, एक लेफ्ट में है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों ये है और ये सपोज करो थीटा एंगल है. तो इसलिए टॉर्क को कैलकुलेट करना होगा. फोर्स कितना है? क्यू. मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू. प्लस क्यू माइनस क्यू. मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो x है. ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. पैरेलल में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉल्व कर लेंगे ऐसे. इस वाले में ट्रायंगल में देखेंगे अगर sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज दिस? x by 2l. x will be equal to 2l sin theta. Then put the value of x from here at this place. So we into x. x की वैल्यू क्या आ गई? 2l sin theta. This is the value of torque. बहुत करीब पहुंच गए आप आंसर के. Q into 2l कुछ होता है. KKHH क्या होता है? Q into 2l कुछ होता है. P होता है. डायपोल मोमेंट होता है. So this is dipole moment. इसको हम डायपोल मोमेंट बोल देंगे P. P sin
साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है, ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, तो बता दो ये टॉर्क आ जाता है। और टॉर्क के कारण रोटेशनल मोशन शुरू हो जाती है। इट विल ट्राई टू ऑसिलेट, इट विल ट्राई टू रोटेट, यहाँ तो हम कहेंगे रोटेट, पूरा चक्कर नहीं काटेगा ये। कैसे करेगा अभी बताते हैं, पहले वेक्टर फॉर्म में लिख दें E क्रॉस E, because you are well familiar with cross product in 11th class. A cross B is A B sin theta into unit vector. A dot B is A B magnitude of A magnitude of B into cos theta. Dot product में cos, cross product में sin आता है बच्चों, तो इसलिए B cross E B sin theta। इधर यूनिट वेक्टर भी आएगा तो इधर भी यूनिट वेक्टर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, इतना टॉर्क आएगा B cross E। Under this torque, what will be its behavior? What will be its motion? आप लिख देंगे under this much torque, इस टॉर्क के अंदर क्या होगा बच्चों? और टॉर्क ये डायपोल घूमना शुरू कर देगा, ये राइट में है लेफ्ट में, ऐसे ये पूरा रोटेट नहीं करेगा, ये ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे होगा फिर वापस आएगा, ऐसे होगा फिर वापस आएगा, तो ये ऑसिलेट करेगा बच्चों। दिस विल बी द मोशन। ऐसे है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लाइक दिस इज द मोशन। और इस मोशन को एंगुलर एज सच है। फिर वही बात हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होता है जब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो, तो इस मोशन में भी कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फिर हम मोशन को एसएचएम भी प्रूव करेंगे, फिर हम उसका टाइम पीरियड भी निकालेंगे। फिलहाल बिहेवियर, I'm repeating, what is the behavior? Whenever this dipole is placed in uniform electric field, a torque comes into play. The amount of torque is P sin theta, या P cross E बोल दो। Under this torque, the dipole tends to oscillate. How much time period will be? We will calculate a little bit later. पहले इसका स्पेशल केस कर लेते हैं कि अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म ना होता तो क्या होता। अभी तो प्योरली रोटेशनल मोशन आया है लाइक दिस, और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म मींस एक जैसा नहीं। अभी तो मैं कहता ना यहाँ पे 10 इक्वल है, यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा? पहले यूनिफॉर्म को एक बार फिर बता दूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में व्हाट हैपेंस, टॉर्क इज देयर, और टॉर्क क्या पैदा करता है? रोटेशनल मोशन, इसलिए टॉर्क आएगा। तो हम कहेंगे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क इज देयर। टॉर्क की वैल्यू P sin थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की और डायरेक्शन होती है बच्चों P की, और ये डायरेक्शन किसकी है? E की। थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, P एंड E। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क नेट इज देयर, टॉर्क है, लेकिन फोर्स नेट बच्चों इज जीरो, बिकॉज एक F है, एक माइनस F है, एक QE है, दूसरा माइनस Q है, जीरो डिस्टेंस। So in case of uniform electric field, what happens? Force net is zero. In non-uniform electric field, what happens? कैलकुलेट करेंगे। ये तो यूनिफॉर्म की फिगर है बच्चों। आप नॉन यूनिफॉर्म की फिगर कैसे बनाते हैं? यूनिफॉर्म की फिगर कैसे बनाई? इक्विस्पेस लाइन लगा के। नॉन यूनिफॉर्म की कैसे बनाएंगे? इक्विस्पेस नहीं, टेढ़ी मेढ़ी होती है लाइन, ऐसे कभी दूसरी लाइन पास चली जाती है, कभी दूर आ जाती है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कभी एकदम स्ट्रेट हो जाती है, कभी शेप अपनी चेंज कर लेती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे की वैल्यू 10 है, यहाँ 15 होगी, 18 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 9 होगी, कभी कम कभी ज्यादा, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और इसके अंदर क्या रख दिया आपने? वही वाला डायपोल। डायपोल कैसे होता है आपको याद है? माइनस के आउट, प्लस के आउट, और बीच में लेंथ क्या बचे? 2l। फिर क्या होगा? यहाँ पे E की वैल्यू E1 है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो याद है, F/Q। F की वैल्यू आ गई QE, तो यहाँ पे फोर्स आ गया बच्चों F1 QE1। यहाँ पे फोर्स आ गया बच्चों F2, इट इज व्हाट? माइनस QE2। मतलब F2 और F1 दे आर नॉट इक्वल। यहाँ पे E1 था तो यहाँ पे E2 है, E3, E4, E6, E7, E5 अलग अलग है। तो ये डायपोल क्या होगा? पहले डायपोल थोड़ा सा सीधा हो जाएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? फर्स्ट डायपोल विल गेट स्ट्रेटन्ड फर्स्ट,
will get straightened first. Straightened first. पहले सीधा होगा, फिर ऐसे होता होता ऐसे होता होता वापस रोटेशनल मोशन करता और लीनियर मोशन करता, या तो ये राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा. The dipole will get straightened first, then both motion, then rotational motion will also be there. Rotational motion also exists, क्योंकि कुछ नहीं पता ना किधर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है किधर घट रहा है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए क्या कहेंगे, it will do but both. It will rotate, neither only rotate but also translate. Both motion will occur. तो आप ये कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है, टॉर्क नेट जीरो नहीं होता. ये टॉर्क नेट जीरो यहाँ भी नहीं था. दिस इज व्हाट टॉर्क नेट. यहाँ भी जीरो नहीं है, इसमें कुछ है, लेकिन यहाँ फोर्स नेट भी जीरो नहीं है. क्यों? क्योंकि या तो F1 ज्यादा होगा F2 से या F2 ज्यादा होगा. तो ये क्या आएगा, F1 माइनस F2 का मॉडुलस. मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड. या अगर F2 ग्रेटर देन F1 होगा तो F2 इधर है, F1 इधर है. अगर F2 ग्रेटर देन F1 होगा तो ये ट्रांसलेट और रोटेट करता हुआ ऐसे करता लेफ्ट में आ जाएगा. अगर F1 F2 से ग्रेटर है तो ऐसे ऐसे करता करता ये राइट में चला जाएगा. बोथ मोशंस आर माइंडेड. नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स नेट भी जीरो नहीं है, दिस इज नॉट जीरो, है ना, एंड टॉर्क नेट भी जीरो नहीं है. बोथ मोशंस आर देयर. बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फोर्स नेट क्यों जीरो हो गया, क्योंकि इक्विवेलेंट अपोजिट के कारण क्यों माइनस के कैंसिल हो गया. दिस विल बी द बिहेवियर. अब हम वो जो ऐसे ऐसे कर रहा था यूनिफॉर्म फील्ड में, उसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन बता के. तो दोनों में ये बहुत एमसीक्यू बनता है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है. यूनिफॉर्म फील्ड में ये बात है, टॉर्क नेट जीरो नहीं है बट फोर्स नेट जीरो. ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में दोनों ही जीरो नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, द डायपोल विल गेट स्ट्रेटेंड फर्स्ट, देन इट विल ऑसिलेट, इट विल रोटेट आल्सो. It will move either to the right or to the left depending upon which force is greater. If F1 is greater than F2, then ऐसे ऐसे करता करता लेफ्ट में आ जाएगा. If F2 greater than F1 है तो आएगा इधर. If F1 is greater than F2 तो ऐसे ऐसे करता करता राइट में चला जाएगा. But both motions will be there. This is field non-uniform. That was field uniform. Mind it. आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये एग्जाम में भी काम आता है. और वो जो करेंगे हम कितना टॉर्क आएगा कैलकुलेट करेंगे, मोशन भी बताएंगे. डिस्कस मोशन, इसकी मोशन डिस्कस करेंगे. और डायपोल, कौन सा डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल. कहाँ पे, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये रखा था हमने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है. और यहाँ पे ये डायपोल रख दिया था हमने, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच में क्या है 12. इधर अपने आप एक फोर्स आ गया था बच्चों, F इक्वल टू क्यू ई. इधर अपने आप एक फोर्स आ गया, F इक्वल टू माइनस क्यू ई. विल ट्राई टू ऑसिलेट लाइक दिस, माइनस क्यू प्लस क्यू. This is suppose theta, P और E के बीच में theta एंगल है ही है, मैंने भी बताया. So a torque comes into play. This torque is P cross E. अभी हमने कैलकुलेट किया, come on, P sin theta. एक कंसेप्ट हमने 11th में भी यूज किया था, आप लोगों ने पढ़ा है सब बच्चों ने. क्या, कि sin theta is theta when theta is small, cos theta is 1 when theta is small, tan theta is theta when theta is small. ये तीनों बातें तभी होंगी बच्चों if theta is very very small. कब होता है, इलेवंथ में था, माइंड यू. टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट में, लाइक दैट. कार्टेशियन में ये बात यूज होती थी, इसलिए तीनों मैंने इकट्ठे यहाँ लिख दिए. यहाँ पे तो ये वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है, साइन थीटा इज थीटा, कोस वाला नहीं हो रहा. लेकिन तीनों इकट्ठे अगर बच्चे को याद होते हैं तो वो मार नहीं खाता फिर. साइन थीटा इज थीटा व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. So it can be rewritten as tau 1. This is what P into E into theta. This torque is called deflecting torque बच्चों. Deflecting torque इसी को कहते हैं.
इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। T sin theta अभी डिराइव किया, sin theta is theta when theta is small. This is deflecting torque. Why it is called deflecting torque? Because it deflects the dipole from original position. ये ओरिजिनल पोजीशन में ऐसे रखा है, इसको डिफ्लेक्ट करता है, चेंज कर देता है इसकी पोजीशन. Another torque also comes into play. Another torque also comes into play. क्योंकि आपको याद है इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी टर्म्स हैं जो ये कहती है कि कोई भी बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की टेंडेंसी रखती है. इस टेंडेंसी को लीनियर मोशन में इनर्शिया, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं. 11th में था, तो इसलिए another torque also comes into play and that torque is due to inertia. That torque is torque I alpha. This is called बच्चों restoring torque. Restoring tendency to bring the body in original position. Redo, rewrite. Re means again original position में लाने वाला टॉर्क है, इसको restoring torque कहते हैं. ये टॉर्क कहता है मैं वापस लाऊंगा, ये टॉर्क कहता है मैं डिफ्लेक्ट करके घुमाऊंगा. तो ऐसे ही पढ़ा था शुरू में, वो कहता है घुमाऊंगा, वही कहता है वापस लाऊंगा, घुमाऊंगा वापस लाऊंगा, यूं वो कहता है घुमाऊंगा, वो कहता है वापस लाऊंगा, घुमाऊंगा वापस लाऊंगा. दिस इज व्हाट एसएचएम. और ये क्योंकि गोल गोल वाला एसएचएम है, दिस इज नॉन एज एंगुलर एसएचएम. लेकिन इसकी भी कंडीशन वही है, एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर ये कंडीशन पूरी करेगा तो एसएचएम होगा, वरना नहीं होगा. लेट अस सी. ये दूसरा टॉर्क है, इसमें कौन सी क्वांटिटी क्या है आप जानते हैं. अल्फा को क्या बोलते थे, you might have remembered acceleration, angular acceleration. This is what MOI, moment of inertia of the dipole. Come on. In equilibrium में क्या होगा बच्चों, ये टॉर्क कहता है घुमाऊंगा, ये कहता है वापस लाऊंगा, so torque will be equal to torque 2 माइनस भी आएगा बच्चों का इक्विवेलेंट अपोजिट. लेकिन चलो माइनस साइन तो डायरेक्शन के कारण आया हुआ ना, इक्वल टू और P into E into theta is equal to I into alpha. Alpha is angular acceleration, so alpha is PE upon I into theta. तो ये को याद आ गया होगा. Angular acceleration is proportional to displacement. This is what angular displacement. याद करो पुरानी बातें, वो लम्हे, वो बातें, जब एक्सेलरेशन बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन याद होंगी वो बातें, वो लम्हे तो लास्ट यूनिट करते थे, कूद के पढ़ते थे आप क्या कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. तो आंख मीच के लिखते ना, हमने बताया जब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो तो इस दुनिया में एक ही मोशन पॉसिबल है, वो है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन. यू नो झूले वाला मोशन था जो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. Acceleration is directly proportional to displacement. Hence eyes are closed. आंख मीच के लिख देंगे क्या कि motion is SHM. और जब मोशन SHM होता है तो टाइम पीरियड का फार्मूला, जनरल फार्मूला आपको याद है बच्चों, 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा. यू कैन फाइंड द टाइम पीरियड. So this is theta, this is alpha. Alpha की वैल्यू इतनी बड़ी, फटाफट पुट कर दो. P theta upon I. Come on. P theta upon I. P theta upon I. समझ आई? ऐसे समझ आता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे. बस वो जुनून हमेशा जिंदा रखना कि मुझे करके दिखाना है. सिंपल नहीं रहना बच्चों. You have to do ordinary things with extraordinary potential. तब सक्सेस मिलती है बच्चों. सिंपल नहीं रहना, बस ऐसे नहीं चुपचाप रात को सो गए, खाना खाया तो सो गए, सुबह उठे फिर खाना खा लिया, है ना, पेट भर के तो हर एक सोता है. लेकिन कुछ करने के लिए भगवान ने तुम्हें यहाँ जन्म दिया है, कुछ करके दिखाओ, तभी मजा है बच्चों. जिंदगी जीने का, जिंदगी जिंदा देने का नाम है. इसलिए कम ऑन आउट, वैल्यूज पुट करें, जैसे का कैंसर गेट आंसर. कितना सुंदर आंसर आपका इंतजार कर रहा है. This is what 2 pi under root
I upon VE। अब थोड़ा सा इंप्रूव और कर सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस किया, इन दोनों चार्ज पार्टिकल का मास है जिसका डिस्टेंस यहाँ से LL 2L, ये टोटल 2L था ना बच्चों। LL सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू याद है तुम्हें 11th क्लास से, मास इनटू डिस्टेंस किया, वहां से फटाक से पुट कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो है ना चार्ज पार्टिकल, मोमेंट m l स्क्वायर प्लस दूसरे का भी m l स्क्वायर, दिस इज व्हाट 2m l स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और p की वैल्यू तो वैसे भी तुम्हें याद है, q into 2l, ये पुट कर देंगे और ये थोड़ा सा आंसर और इंप्रूव हो जाएगा। कम ऑन, लाइन पीरियड विल बी 2 pi under I by PE। I is nothing but 2ml square, P is nothing but Q into 2L into E, E means electric field। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक L भी कैंसिल हो गया, ये कितना सुंदर आंसर आपका इंतजार कर रहा है, 2 pi ml upon QE, this is the answer। QE 2 से 2 कैंसिल, L से L कैंसिल, ml by QE। m is mass of the charge particle, वो डायपोल का जो ये चार्ज है ना उसका मास, Q क्या है आइदर चार्ज, L क्या है हाफ द लेंथ ऑफ द डायपोल, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, सब नाम है इसके, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट, एंड हियर यू हैव नोन इट। मोशन विल बी एंगुलर एज सच बिकॉज़ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इस दुनिया में जब जब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो आंख बंद करके, आईज आर क्लोज्ड, आंख बंद करके ये काम कर दो, मोशन इज सच मतलब श्योर शॉट ये काम होएगा कि मोशन इज सच होती है, क्योंकि दूसरी कोई मोशन पॉसिबल नहीं होती जब जब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। 2 pi थीटा बाय अल्फा विल गेट आंसर। जब जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं मोशन एज सच माइंड। नाउ वी विल मूव फर्दर। Potential energy of the dipole when placed in uniform electric field। Potential energy of the dipole करेंगे बच्चों uniform electric field। Next topic is potential energy और डाइपोल। कौन सा डाइपोल? नेचुरल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिज्म चलेगा तो मैग्नेटिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन यूनिफॉर्म ई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने देखा अभी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इट टेंड्स टू रोटेट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी डाइपोल को रखते हो माइनस क्यू प्लस क्यू L 2L, इट टेंड टू रोटेट, इट टॉर्क आ जाता है, रोटेट करना शुरू कर देता है। अगर आप ज़्यादा रोटेट करना चाहते हो you will have to do extra work and this work is stored as energy, there is called potential energy। किसी भी चीज़ को नीचे से उठा के ऊपर रखने में we have to do work, that work is potential energy mgh। यहाँ potential energy of the dipole is uniform electric field। तो पहले हम small work done करेंगे। work done का फॉर्मूला force into displacement, small displacement। ये तो तब होता था बच्चों जब लीनियर मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, ट्रांसलेटरी मोशन हो। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो अब तो रोटेटरी मोशन है ना, तो रोटेटरी में ये बना टॉर्क। अभी टॉर्क को कैलकुलेट किया आपने, ऑन p sin थीटा, दिस इज स्मॉल वर्क डन। टू डू द कंप्लीट वर्क वी विल डू इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन और समेशन, सम एक ही बात है बच्चों, ध्यान है ना आपको पुरानी बातें। इंटीग्रेशन करने से पूरा वर्क हो जाता है। लिख दो ये बात, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एंड यू विल गेट आंसर। dw का इंटीग्रेशन w, इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन b sin थीटा d थीटा। कितना रोटेट कराना चाहते हो? इनिशियल एंगल थीटा 1 है, फाइनल एंगल थीटा 2। पहले थीटा 1 पे पड़ा हुआ है डायपोल, थीटा 2 तक रोटेट कराना है। इनिशियल लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। इंटीग्रेशन आपको याद है, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी विल बी p into e, बाहर आ जाएगा बच्चों, p into e। sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा विद इन द लिमिट्स थीटा 1 to थीटा 2,
दिस इज PE माइनस एक बार बाहर ले लेते हैं बच्चों, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, you will get answer PE cos theta 1 minus cos theta 2. This is the final formula for potential energy of the dipole in uniform electric field. इसका स्पेशल केस है बच्चों। स्पेशल केस क्या है बच्चों? लिमिट एंगल की फॉर्म में है बस, और 90 डिग्री टू थीटा रोटेशन, मतलब इनिशियली डायपोल अब तो थीटा एंगल पे पड़ा था ना, इनिशियली 90 डिग्री पे पड़ा हुआ, मतलब ऐसे ये डायपोल है, देखो इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इनिशियली 90 डिग्री पे है और किसी एक एंगल थीटा तक रोटेट कराना चाहते हो। ये कहां से कहां तक रोटेट कराया था बच्चों? थीटा 1 से थीटा 2। अब कहां से कहां कराना चाहते हो? 90 डिग्री से थीटा, बस चेंजेस कर देंगे। 90 से थीटा चाहते हो, थीटा 1 की जगह 90, थीटा 2 की जगह थीटा कर दो, इस फाइनल आंसर है। सो पोटेंशियल एनर्जी ये एक स्पेशल केस है 90 टू थीटा एंगल के लिए, थीटा 1 की जगह 90 डिग्री, थीटा 2 की जगह थीटा, P cos थीटा 1 की जगह 90 ये करते हैं, थीटा 2 की जगह थीटा 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 cos 90 0, so you will get answer minus P dot E। आंसर आ गया P cos थीटा विद माइनस A dot B, A B cos theta, B dot E, P cos theta minus. This is the special answer for special case. Otherwise, general answer is P cos theta 1 minus cos theta 2. This is called potential energy of the dipole in uniform electric field. Mind. थ्योरी का पोर्शन इतना करके अब हम न्यूमेरिकल्स जो छोड़े थे वो आगे चलते हैं, बच्चे प्रोसीड करते हैं आगे बढ़ते हैं। दोबारा बता दूं, जब भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो रोटेट कराना है। अगर आपने अपनी मर्जी से किसी एंगल से रोटेट कराना है, यू विल हैव टू डू वर्क, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कराना है तो पहले स्मॉल वर्क किया, टॉर्क की वैल्यू P sin थीटा, पूरे के लिए इंटीग्रेशन किया, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos, लिमिट पुट की, आंसर। एक स्पेशल केस में 92 थीटा रोटेट कराने के लिए इसको स्पेशल केस क्यों बनाया गया? क्योंकि आंसर रिमेंबरेबल आंसर आ रहा है, माइनस P डॉट E इसलिए बनाया गया। ध्यान रखिएगा, आप जो हमने किया था न्यूमेरिकल्स यहाँ पे छोड़े थे, हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड की थी बच्चों। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के क्वेश्चंस कई बच्चे कह रहे थे तो उसे कम समझ आए हैं, पढ़ते जाएंगे तो समझ आते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन से नोट्स का कौन सा क्वेश्चन है ये 3A4 ये वाले नोट्स का क्वेश्चन नंबर जो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। स्फीयर, ये स्फीयर के 3 कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल चार्जेस पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, you have to calculate find electric intensity at a point. This is our target and its side is given to be R. This is the question. Let us proceed. ट्रायंगल का हमने किया था, ट्रायंगल के 2 कॉर्नर पे चार्ज था, तीसरे पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाली थी। It was present in yesterday's lecture. Today क्या है? 3 कॉर्नर पे चार्ज, ठीक है, चौथे पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? पहले एक के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर दूसरे के कारण, फिर तीसरे के कारण, फिर रिजल्टेंट। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल चार्ज कि Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, कि Q बराबर स्क्वायर, डिस्टेंस की देखनी होती है जो उस चार्ज से उस पॉइंट तक होती है जिस पॉइंट पे अपन को निकालना है। जैसे इस चार्ज के कारण यहाँ पे निकालना है तो ये डिस्टेंस काम आएगी, इस चार्ज के कारण यहाँ पे निकालना है तो ये डिस्टेंस काम आएगी। छोटी क्लास में आ गया था लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर √2 टाइम्स द साइड, पाइथागोरस से आगे ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस। तो इस चार्ज के कारण निकाला पहले, उसको मैंने कह दिया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1। दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। Suppose it is Q1 is equal to Q
Q2 is equal to Q, Q3 is equal to Q, सेम। तो फॉर्मूला KQ बाई डिस्टेंस स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तुम्हारे सामने है R स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड आया। सबको याद होगा डायरेक्शन के लिए क्या करते थे, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं, ये कर दिया, ये वाला चार्ज प्लस प्लस को जिधर भी रिपेल करता है वो की डायरेक्शन इवन का मैग्नीट्यूड ये रहा, डायरेक्शन ये रही। और इस वाले चार्ज की मान निकालेंगे हम, उसको कहेंगे E2 फॉर्मूला KQ अपॉन डिस्टेंस क्या, फाइंड इट, डिस्टेंस ये वाला काम आएगा। और इस डिस्टेंस का स्क्वायर करना है बच्चों, तो स्क्वायर हो गया 2r स्क्वायर, अंडर रूट 2r का स्क्वायर करोगे तो 2r स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के लिए धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये वाला प्लस इस वाले प्लस को जिधर भी रिपेल करेगा वो उसकी डायरेक्शन। ऐसे ही तीसरे का निकालोगे बच्चों, तीसरे का निकालोगे तो वो आएगा E3 KQ बाई डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस इस चार्ज से इस पॉइंट तक की वो r है बच्चों, तो r स्क्वायर। ये तो है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के लिए सिंपल, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को जिधर भी रिपेल करेगा, तो E3 की डायरेक्शन ये रही। अब 11th क्लास आ गई, तीन वेक्टर हो गए E1 E2 E3, यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट बाय वेक्टर मेथड। पहले E1 और E3 का रिजल्टेंट निकालेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। E1 और E3 का रिजल्टेंट निकालेंगे, कम ऑन, रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E3, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ E1 3, वो ऐसे निकालेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड थीटा इज 90, cos 90 0। E1 और E3 बाई चांस E1 और E3 को आप देख रहे हैं बच्चों, E1 और E3 इक्वल है, देखो E1 की वैल्यू क्या है आज के, E3 की वैल्यू भी यही है, इसलिए आप बोल सकते हो E1 एंड E3 दे आर इक्वल, है ना। इसलिए जल्दी से पुट कर देंगे, कम ऑन, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट 2 E1, अंडर रूट 2 E1 की वैल्यू KQ बाई R स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया E1 3। और कैसे निकालते थे E1 E3 का रिजल्टेंट, कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड डायगोनल इज द रिजल्टेंट, तो 1 और 3 का रिजल्टेंट इधर जाएगा और E2 पहले से उधर है बच्चों, तो इन दोनों दे विल बी एडेड अप, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, इसलिए जो नेट रिजल्टेंट मिलेगा, है ना बच्चों, समझ आ गया होगा। रिजल्टेंट और 1 2 3 तीनों का निकलेगा वो क्या होगा E1 2 3, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही साइड है, E1 3 भी उधर है E2 भी उधर है, दोनों को ऐड कर देंगे, E2 में E1 3 ऐड, E2 ये रहा बच्चों KQ अपॉन 2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर, E1 3 अभी अभी आया, ये रहा अंडर रूट 2 टाइम्स KQ बाई R स्क्वायर, कुछ कॉमन, आंसर के बहुत करीब है आप, KQ बाई R स्क्वायर कॉमन, एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2 रूट 2 एलसीएम बच्चों 1 प्लस 2 रूट 2, दिस इज द फाइनल आंसर। चाहो तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, वरना ऐसे ही छोड़ दो, दिस इज द फाइनल आंसर। तीनों का रिजल्टेंट निकाला, पहले इन दोनों का क्यों निकाला, क्योंकि 90 का एंगल है तो सिंपल होता है कैलकुलेट करना, इन दोनों का रिजल्टेंट डायगोनल के बराबर, ये दोनों एक ही साइड है, दे विल बी एडेड अप, सिंपली ऐड कर दिया तो फाइनल आंसर आ गया। ऐसे नोट्स जो भेज रखे हैं आपको न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। हैव ए नाइस डे।